यदि आपको खाने में रोटी, सिंपल सी दाल, चावल और साधारण सब्जी दे दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप मजबूरीवश खाना खा तो लेंगे, लेकिन मन ही मन खाना देने वालों को कोसेंगे कि ये क्या खाना खिलाया है इसने, इससे न तो मेरा पेट ही भरा और न ही मेरा मन भरा। लेकिन इसकी जगह यदि आपको रोटी की जगह पराठे दिए जाएं, दाल तड़के वाली हो और चावल की जगह पुलाव दिया जाए और सब्जी मसालेदार हो, चाहे वो मटर पनीर की हो चाहे पालक पनीर की हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप निश्चय ही उस खाने की तारीफ करेंगे और कहेंगे खाने वाले से, भाई खाना बहुत अच्छा बना था, इसमें मेरा पेट तो भर गया लेकिन मेरा मन नहीं भरा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि रोटी में घी के साथ उसको पराठा बनाया गया, कई बार प्याज वगैरह भी डाल देते हैं उसमें स्वाद के लिए, और दाल में भी घी के साथ जीरा, लहसुन, प्याज, हींग ये आदि का तड़का दिया जाता है। चावल में भी ठीक उसी तरह चावल के साथ घी और विभिन्न तरह के मसाले और हरी सब्जियां छोटे छोटे काट करके उनको फ्राई किया जाता है और तब पुलाव बनता है, तो वो बनता है। और सब्जी का जहाँ तक सवाल है, मसालेदार सब्जी कोई भी हो, चाहे वो मटर पनीर हो चाहे वो पालक पनीर हो, विभिन्न तरह के मसाले पड़ के उसमें खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो होता क्या है, इसका इफेक्ट ये होता है कि खाना आपको स्वादिष्ट लगता है, खाना देखने में बहुत अच्छा लगता है। कई बार आप देखते होंगे खाना देखते साथ ही मन में विचार आ जाते हैं कि भाई खाना तो अच्छा होगा जरूर, और खाने की पौष्टिकता भी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें एक अच्छे खाने के साथ आपको मिलती है। ठीक इसी तरह से यदि स्टील में विभिन्न तरह के एलिमेंट जैसे क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मॉली और तरह तरह के एलिमेंट्स हैं, इनको यदि मिलाया जाए तो स्टील की गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसकी हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, डक्टिलिटी, उसका हीट रेजिस्टेंस, करोजन रेजिस्टेंस और कई एक प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है कि जो ये एलॉइंग एलिमेंट मिलाए जाते हैं उसके कारण स्टील की प्रॉपर्टीज में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये आपने देखा होगा कि सब्जी में भी एक ही तरह के मसाले नहीं मिले जाते हैं। अलग अलग सब्जियों में पालक पनीर का मसाला कुछ और होगा, मटर पनीर का कुछ और होगा। ठीक इसी तरह से स्टील में भी उसके यूज के हिसाब से हम विभिन्न तरह के या तो सिंगल एलिमेंट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट मिलाए जाते हैं, ताकि उसको जो उसका उपयोग है, जिसके एंड यूज के लिए हम बना रहे हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी उसमें आ जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि आप इन चीजों को मिला दें तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो स्टील में मिलाए जाते हैं, इन्हीं को बेसिकली हम एलॉइंग एलिमेंट्स कहते हैं। और आज के इस चैप्टर में, चैप्टर 7 में, हम आपको बेसिकली इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि यदि आपके स्टील में, जिसमें कि पहले तो सिर्फ आयरन और उसके अलावा 5 एलिमेंट होते हैं मेनली, वो होते हैं कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। तो इस 5 के अलावा यदि ये विभिन्न एलॉइंग एलिमेंट्स मिला दिए जाएं तो उसकी उपयोगिता काफी हद तक बढ़ जाती है। और ये कैसे बढ़ती है, इनका क्या इफेक्ट होता है, ये इस पार्ट 7 में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे और ये आपके लिए काफी उपयोगी होगा। नमस्कार साथियों, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील पार्ट 7 के इस प्रोग्राम में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, ये प्रोग्राम इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स के ऊपर है कि उनका क्या इफेक्ट होता है स्टील की प्रॉपर्टीज के ऊपर, इसको मैं इसमें चर्चा करूंगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट क्या रहेगा, देखिए पहले तो फ्लैशबैक है। इससे पहले मैं 1 to 5 एक पार्ट बना था, उसके बाद पार्ट 6 मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है। तो पार्ट 1 to 5 में मैंने अलग अलग तरह के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, एनिलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, सारा कुछ बताया था मैंने। आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में बताया था, टीटीटी कर्व्स के बारे में बताया था, सीसीटी कर्व्स के बताया था, और अलग अलग हीट ट्रीटमेंट में क्या क्या आपको माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है, ये सारा कुछ 1 to 5 में कवर हुआ था। उसके बाद रिसेंटली जो मैंने अपलोड किया पार्ट 6, वो हार्डनेबिलिटी के ऊपर था,
इसमें हार्डनिबिलिटी क्या होती है, फैक्टर्स ऑफ क्या अफेक्ट करते हैं हार्डनिबिलिटी को, और उसका एप्लीकेशन क्या है। और अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पार्ट 7, टाइप्स ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स इन स्टील, इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स ऑन स्टील प्रॉपर्टीज, ये इसका कंटेंट है। So first of all, what is alloying element? Alloying elements are those which are added in plain carbon steel to improve various properties of steel. Alloying element वो elements होते हैं जो कि plain carbon steel में ऐड किए जाते हैं। क्यों? जिससे कि स्टील की जो अलग अलग प्रॉपर्टी है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। कौन सी प्रॉपर्टीज़? जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, हार्डनेस हो गया, टेंसाइल हो गया, डक्टिलिटी हो गया, टफनेस हो गया, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। उसके बाद है थर्मल प्रॉपर्टीज़। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में करोजन रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है जब आप एलॉइंग एलिमेंट्स मिलाते हैं स्टील में। तो सम ऑफ द एलॉइंग एलिमेंट्स, कौन कौन से एलॉइंग एलिमेंट हैं? क्रोमियम है, निकल है, मॉली है, वेनेडियम है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, ये सारी चीज़ें जो हैं एलॉइंग एलिमेंट हैं। और वो स्टील जिसमें कि सारे एलिमेंट चाहे एक या सिंगल या डबल या ट्रिपल में ऐड होते हैं उसको हम एलॉय स्टील कहते हैं। अब एलॉय स्टील भी दो तरह का होता है, एक लो एलॉय स्टील, दूसरा हाई एलॉय स्टील। लो एलॉय स्टील उसे कहते हैं जो कि जिसमें कि एलॉय कंटेंट जो है लेस देन 10% हो, टोटल एलॉय कंटेंट। जैसे मान लीजिए इसमें क्रोमियम, मॉली, निकल वगैरह हैं तो टोटल जोड़ के देखा जाए तो इट शुड बी लेस देन 10%, तो उसको हम लो एलॉय स्टील कहते हैं। और ये जो नीचे वाला है हाई एलॉय स्टील, इसमें टोटल एलॉय कंटेंट जो है इट शुड बी मोर देन 10%। 10% से यदि ऊपर है तो उस स्टील को हम कहते हैं कि ये स्टील हाई एलॉय स्टील है। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, मैं पढ़ देता हूँ। सीरियल नंबर, देन एलिमेंट्स, देन इफेक्ट ऑन फेराइट, इफेक्ट ऑन हार्डनिबिलिटी, इफेक्ट ऑन कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी, और उसके बाद है एक्शन ड्यूरिंग टेम्परिंग, और लास्ट में है प्रिंसिपल फंक्शन। तो इसमें आप देखिएगा कि कुछ तो हीट ट्रीटमेंट की कंडीशन और कुछ फाइनल प्रॉपर्टीज मिक्स हैं इसमें। और खास करके हीट ट्रीटमेंट यदि आप ध्यान दीजिएगा तो ये फेराइट कंटेंट और कार्बाइड फॉर्मिंग, ये टेंडेंसी पार्ट 1 में मैंने बताया था कि आयरन कार्बन डायग्राम की फेराइट कहाँ होता है, कार्बाइड कैसे बनते हैं, कितने से कितने % के ऊपर कार्बाइड बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पार्ट 1 to पार्ट 5 देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं एक टेबल दिखाया मैंने, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये एलिमेंट्स हैं, इनका फेराइट के ऊपर, इनका हार्डनिबिलिटी के ऊपर, इनका कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी के ऊपर, और ड्यूरिंग टेम्परिंग इनका क्या इफेक्ट होता है ये मैंने बताया, और फाइनली क्या उससे प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। तो ये मैंने बनाया, ये काफ़ी लंबा है, इसीलिए मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। इसको यदि मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप इसे देख लीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन है इसमें। सेम वही है टेबल, इसमें निकल हो गया, टंगस्टन हो गया, वेनेडियम हो गया, इनका क्या इफेक्ट है, और लास्ट में मैंने दिखाया था मॉलिब्डेनम का क्या इफेक्ट है सारी चीज़ों के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स ऑन हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के दौरान उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे मैंने अभी पिछले चार्ट में भी दिखाया था कि फेराइट है, कार्बाइड फॉर्मिंग टेंडेंसी है, ठीक इसी तरह से हीट ट्रीटमेंट के दौरान उन पर क्या असर पड़ता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड, हाई टेम्परेचर पे भी उनकी स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट आती है। in case of increase of depth of hardening so that the larger section can be treated, मतलब डेप्थ ऑफ हार्डनिंग इसकी बढ़ती है, कहने का मतलब हार्डनिबिलिटी बढ़ती है, और इसी वजह से यदि लार्जर सेक्शन भी हो तो उसमें आपको डेप्थ ऑफ हार्डनिंग अच्छी मिलेगी। अब यदि इसकी जगह पे मान लीजिए आपने प्लेन कार्बन स्टील ले लिया था, मान लीजिए आपने 60 डाई का कोई राउंड लिया हुआ है और इसको हीट ट्रीट कर रहे हैं, एक प्लेन कार्बन स्टील है और एक एलॉय स्टील है, वो भी 60 डाई का है, जिसमें क्रोमियम है, निकल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यदि आप हीट ट्रीटमेंट कीजिएगा और सेम कंडीशन पे, तो आप देखिएगा कि प्लेन कार्बन स्टील में डेप्थ ऑफ हार्डनेस कम होगी, जबकि एलॉय स्टील में डेप्थ ऑफ हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इसकी हार्डनिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन साइज एंड हाई टफनेस, ये ग्रेन्स को रिफाइन करता है। रिफाइन इन द सेंस बेसिकली फाइन ग्रेन स्टील बनता है,
और जब जो फाइन ग्रेन स्टील है तो उसकी टफनेस काफ़ी अच्छी होती है, सो हाई टफनेस मिलता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसमें भी चेंजेज आते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में। और उसके बाद है इंक्रीज ऑफ एब्रेशन एंड वियर रेजिस्टेंस, इसमें भी एब्रेशन मतलब जो ऐसी चीज़, ऐसा एप्लीकेशन जिसमें कि वो पार्ट एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हो, कंटिन्यूस चलते हो, और उसकी वजह से जो रगड़ पैदा होती है, एब्रेशन पैदा होता है, उसकी एब्रेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। और दूसरा वियर रेजिस्टेंस, तो ये भी सारा कुछ बढ़ाता है ये। अब इसमें मैंने आपको दिखाया है कि अलग अलग एलिमेंट, खास करके उनका स्टील की प्रॉपर्टीज़ पे क्या इस इफेक्ट है। तो यहाँ आप देखिए, क्रोमियम का स्टार्ट करता हूँ मैं। तो इससे क्या होता है, इंक्रीजेज हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड वियर रेजिस्टेंस, ये बढ़ाता है। निकल जो है इंक्रीजेज हार्डनेस, स्ट्रेंथ, वियर रेजिस्टेंस, फटीग रेजिस्टेंस एंड शॉक रेजिस्टेंस। निकल डालने से बाकी ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। उसके अलावा जो शॉक रेजिस्टेंस है वो भी इम्प्रूव होता है इसके, यदि निकल है तो उसमें। मॉली डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, टफनेस बढ़ती है, हाई हार्डनेबिलिटी बढ़ती है और फटीग रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। फटीग रेजिस्टेंस वो चीज़ है जो कि डायनामिक कंडीशन होती है इसकी एप्लीकेशन की, रोटेटिंग पार्ट हो, वाइब्रेटिंग पार्ट हो, जैसे स्प्रिंग वगैरह हो गया, तो ऐसे केस में काफ़ी लंबे टाइम तक उसका वो लाइफ रहती है। इस लाइफ को ही हम कहते हैं उसका फटीग रेजिस्टेंस। तो ये फटीग रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। इंक्रीजेस टंगस्टन के केस में हार्डनेबिलिटी, स्ट्रेंथ, अब्रेशन एंड वियर रेजिस्टेंस, ये भी बढ़ाता है। हार्डनेबिलिटी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, अब्रेशन एंड वियर रेजिस्टेंस बढ़ाता है टंगस्टन। वेनेडियम जो है इंक्रीजेज स्ट्रेंथ एंड टफनेस रेजिस्टेंस, इंक्रीजेज स्ट्रेंथ एंड फटीग रेजिस्टेंस, तो ये भी स्ट्रेंथ और फटीग रेजिस्टेंस बढ़ाता है वेनेडियम। कोबाल्ट के केस में इंक्रीजेज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, इंक्रीजेज रेड हार्डनेस इन हाई स्टील। ये ध्यान देने की बात है कि एक तो इसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ाता ही है, लेकिन ये रेड हार्डनेस भी बढ़ाता है हाई स्पीड स्टील के केस में। रेड हार्डनेस उस हार्डनेस को कहते हैं कि यदि आप स्टील को काफ़ी गर्म कीजिए, रेड हॉट हो जाए, उसके बाद भी आप उस पर यदि वर्किंग कीजिएगा तो उसमें कोई क्रैक और कोई डिफॉर्मेशन वगैरह ऐसा नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में हम उसको कहते हैं कि ये रेड हार्डनेस वाली, इसकी जो रेड हार्डनेस है वो काफ़ी अच्छी है। तो खास करके हाई स्पीड स्टील के केस में ये उसकी रेड हार्डनेस भी बढ़ाता है। मैग्नीज का लीजिए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफनेस एंड अब्रेशन रेजिस्टेंस, ये बहुत अच्छा, मतलब अभी तक जितने मैंने पढ़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसी में आ रहा है कि टफनेस बहुत अच्छा बढ़ाता है मैग्नीज। उसके अलावा वियर और अब्रेशन रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है, खास करके उस केस में जहाँ की 12 से 14% मैग्नीज हो और 1 से 1.3% तक कार्बन स्टील हो। तो यदि इसमें इस स्टील को आप करते हैं तो वियर रेजिस्टेंस और टफनेस बहुत बढ़ती है। इस स्टील को बेसिकली हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं, जो कि रेल की पटरियों में यूज होता है, देखते होंगे वहाँ पे पटरियाँ हाई स्पीड से उस पर पहिए चलते रहते हैं और वो सब इसको झेल जाते हैं। तो टफनेस और हाई रेजिस्टेंस के कारण, वियर रेजिस्टेंस के कारण। तो ये सारे जो 6-7 एलिमेंट मैंने आपको बताए, ये सारे, और उनका मैंने उनकी स्टील की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको इफेक्ट बताया क्या आता है। और अब आप ये कॉम्बिनेशन में देखिए, यदि आयरन क्रोमियम है तो हाई स्ट्रेंथ, हाई हार्डनेस और बढ़ाता है ये टोटल। आयरन निकल ये क्या बढ़ाता है, इसमें देखिए थोड़ी ये गलती हो गई है, ये टफनेस जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरह से रेजिस्टेंस को आप यहाँ पढ़िएगा इसके आगे। तो यदि ऐसा मैं पढ़ता हूँ तो आयरन निकल यदि है तो हाई हार्डनेस बढ़ाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और उसकी टफनेस बढ़ाएगा। इसके अलावा यदि 3 एलिमेंट हैं, आयरन, निकल, क्रोमियम, तो ये क्या बढ़ाते हैं, ये भी हाई टेंसाइल देते हैं, गुड वियरिंग रेजिस्टेंस होता है, शॉक रेजिस्टेंस इसमें अच्छा मिलता है और फटीग रेजिस्टेंस भी इसमें अच्छा मिलता है। तो शॉक रेजिस्टेंस, फटीग रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव होती हैं। और यदि सिर्फ आयरन मैग्नीज है तो जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफनेस एंड हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस ये इसमें मिलता है। इसी तरह से आयरन टंगस्टन, तो इसमें आपको हाई हार्डनेबिलिटी मिलती है व्हेन यूज्ड विद क्रोमियम एंड वेनेडियम। यदि आप क्रोमियम वेनेडियम के साथ इसको यूज़ करते हैं टंगस्टन को भी, तो आपको बहुत अच्छी हाई हार्डनेबिलिटी मिलेगी। और इसी को चाहे तो आप टूल स्टील और हाई स्पीड स्टील में
इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन मॉलिब्डेनम, ये ग्रेटर डक्टिलिटी एंड टफनेस, डक्टिलिटी और टफनेस बढ़ाता है। हार्डनेबिलिटी को भी बढ़ाता है इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम, यदि क्रोमियम है तो हार्डनेबिलिटी भी बढ़ाएगा। ग्रेटर मशीनेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, हाई हार्डनेस पे भी इसकी मशीनेबिलिटी अच्छी रहती है। और इम्प्रूव्स क्रीप रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर, ये उसका क्रीप रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है हाई टेम्परेचर पे। ये क्रीप रेजिस्टेंस क्या होता है? ये बेसिकली किसी भी स्टील को यदि आप हाई टेम्परेचर पे ले जाके उसको यूज़ करते हैं तो उसमें ना तो क्रैक आता है ना उसमें कोई चेंजेस आते हैं। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं कि इसका क्रीप रेजिस्टेंस या क्रीप स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इस स्टील की। खास करके स्टील के केस में एरोप्लेन इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होते हैं, जिसमें कि इनका क्रीप रेजिस्टेंस वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद है आयरन एंड वेनेडियम, तो इसमें इम्प्रूव्स फटीग रेजिस्टेंस एंड क्रीप रेजिस्टेंस। तो फटीग और क्रीप दोनों ही ये बढ़ाता है। तो ये सारे तो एप्लीकेशन उनका वो हमने सारा दिखाया आपको, स्टील की प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब थोड़ा हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात कर लें। तो एडवांटेज देखिए एलॉय स्टील का है, ग्रेटर हार्डनेबिलिटी है, लेस डिस्टॉर्शन एंड क्रैकिंग है, जल्दी क्रैक नहीं होता है, डिस्टॉर्शन नहीं होता है। ग्रेटर स्ट्रेस रिलीफ एट गिवन हार्डनेस, अच्छे हार्डनेस पे भी, हाई हार्डनेस पे भी इसका स्ट्रेस रिलीफ काफ़ी अच्छा होता है, मतलब टेम्परिंग अच्छी हो जाती है इसमें। लेस ग्रेन ग्रोथ कम होता है इनमें। हाई हार्डनेस, हाई फटीग रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा होता है। ग्रेटर हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसको कि हम क्रीप रेजिस्टेंस भी कहते हैं। बेटर मशीनेबिलिटी एट हाई हार्डनेस और बेटर डक्टिलिटी एट हाई हार्डनेस, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि क्रोमियम, निकल, मॉली ये सारे कॉस्टली एलिमेंट्स हैं। और स्पेशल हैंडलिंग, इसके लिए हैंडलिंग भी हमें ढंग से करनी पड़ती है। मटेरियल को हीट ट्रीटमेंट भी जब ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉपर केयर करना पड़ता है। फर्नेस टू फर्नेस भी ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें प्रॉपर केयर के साथ उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो स्पेशल हैंडलिंग हो गया। इसके बाद टेंडेंसी टूवर्ड्स ऑस्टेनाइट रिटेंशन, इसमें ऑस्टेनाइट रिटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलॉय स्टील के। और टेम्पर ब्रिटलनेस इन सर्टन क्लासेस, किसी ग्रेड में टेम्पर ब्रिटलनेस होता है। टेम्पर ब्रिटलनेस क्या चीज़ है? ये टेम्पर ब्रिटलनेस उसको कहते हैं कि जब आप किसी स्टील को हार्ड करते हैं फिर उसको टेम्पर करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्पर के बाद उसमें ब्रिटलनेस आ जाती है। यदि आप उसको फ्रैक्चर करें तो आपको ब्रिटल फ्रैक्चर मिलेगा। तो ऐसे केसेस में जो कि हाई टेम्परेचर पे वो आपका ब्रिटल स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये टेम्पर ब्रिटलनेस है। लेकिन ये सब में नहीं होता, कुछ किसी ग्रेड में होता है। तो ये सारा प्रोग्राम था इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स, जिसमें मैंने आपको पहली बात तो कि क्या क्या डिफरेंट टाइप के एलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, उनका स्टील की प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट होता है, हीट ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं उसमें, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप इसे देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज़रूर। यदि आप इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं ताकि मैं उसका आगे के हीट ट्रीटमेंट के प्रोग्राम में यूज़ कर सकूं, तो आप अपने कमेंट भी भेजिए कि और आप क्या चाहते हैं मुझसे। और इसके अलावा सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर देखेंगे और सबको दिखाएंगे भी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।